नमस्कार, मैं राजेश, डायरेक्टर शिक्षा क्लासेस। आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस और एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए। आज की वीडियो साइंस के ऊपर फिजिक्स टॉपिक है। टॉपिक में है लाइट और इम्पोर्टेंट है बच्चों। सबसे ज्यादा यदि फिजिक्स से कोई क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स से, तो लगभग 100% चांस रहते हैं कि वो क्वेश्चन लाइट से ज्यादा है। तो ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। तो पहला लाइट के बारे में जानते हैं, ठीक है। मैं विस्तार रूप से बताऊंगा। ये जो डायग्राम दिख रहे हैं और बाद में इसको बड़ा करके बताऊंगा। लाइट क्या है? लाइट भी एक एनर्जी की फॉर्म, साउंड की तरह ये भी कैसी है? एनर्जी की एक फॉर्म, ऊर्जा की फॉर्म है। तो लाइट वेव है और पार्टिकल। तो ये पहले कुछ वेव बताते थे, कुछ पार्टिकल नेचर बताते थे लाइट का। तो लाइट का दोनों ही नेचर है। तो लाइट वेव भी है और पार्टिकल की फॉर्म में भी ट्रेवल करती है। तो लाइट का डुअल नेचर है। कैसा नेचर है? डुअल। तो दोहरा मापदंड है, वेव की फॉर्म में भी ट्रेवल करती है और पार्टिकल्स की फॉर्म में भी ट्रेवल ये करती है। तो एनर्जी यानी कि ये ऊर्जा है। लाइट को बहने के लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपसे पूछूं, तो लाइट को किसी भी बहने के लिए, जैसे साउंड को बहने के लिए एयर की या माध्यम की जरूरत पड़ती है, लेकिन लाइट को बहने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो लाइट क्योंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने के कारण इसको माध्यम की जरूरत, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो यहाँ से जाना हमने लाइट के बारे में। ये एनर्जी की फॉर्म है, ये वेव भी है। ये वेव ऐसे भी ट्रेवल करती है वेव की फॉर्म में, और पार्टिकल्स की फॉर्म में भी ट्रेवल करती है। लाइट का कैसा नेचर होता है? डुअल नेचर होता है। ये जिगजैग वे में ट्रेवल करती है। ब्राउनियन मूवमेंट आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। ब्राउनियन मूवमेंट होता है, ब्राउनियन मूवमेंट कहा जाता है। आपने कभी कभी ऐसा देखो, धूप पड़ रही है और आपका कोई दरवाजा या आपकी दरवाजे के ऊपर, जैसे गांवों में खुला छोड़ा जाता है थोड़ा सा, ठीक है, आला टाइप बोल देते हैं। तो उससे जब बीम आती है लाइट की, तो आपने बहुत सारे पार्टिकल्स को, धूल के कणों को वहां उड़ते हुए देखा होगा। तो जैसे मान लीजिए किसी खिड़की या दरवाजे से लाइट एंटर कर रही है और वहां पर बहुत सारे पार्टिकल्स को जिगजैग वे में मोशन करते हुए देखा होगा। तो इस जिगजैग मोशन को ब्राउनियन मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो लिख लीजिए, ब्राउनियन मूवमेंट को ही, लाइट का जो मूवमेंट है उसी को ही ब्राउनियन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है। तो लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। डुअल नेचर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जिगजैग वे में ट्रेवल करती है, माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हमने सिर्फ और सिर्फ एक सारे क्वेश्चन किसके फॉर्म में जाने? लाइट के बारे में। लाइट के बारे में बहुत सारी चीज और भी सुनते हैं बच्चों, या आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इनको नोट कर लेगा। लाइट की स्पीड मैंने बता दिया आपको। लाइट के बारे में और सुनिए बच्चों। लाइट यदि वेव पूछे तो ट्रांसवर्स वेव भी होती है, ठीक है। लाइट लॉन्गिट्यूडनल नहीं, लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है? साउंड। ट्रांसवर्स वेव होती है, अनुप्रस्थ साउंड अनुदैर्घ्य होती है, और ये हिंदी में क्या रहती है? अनुप्रस्थ तरंगे। तो ये अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं प्रकाश को, और लाइट वेव को ट्रांसवर्स वेव के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको, यदि आप स्क्रीनशॉट ये भी लेना चाहो तो मैं बड़ा कर देता हूँ आपको। तो ये सारे फॉर्म आपको यहाँ मिल जाएंगे। लाइट का डुअल नेचर होता है, लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, और लाइट का डुअल नेचर होता है। लाइट का शैडो भी रहती है, इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो इसलिए मैंने उसको शॉर्ट करके लिखा हुआ था, लाइट को किसी माध्यम की डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। तो आप समझ गए होंगे, इसलिए मैं इसको बच्चों, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, और मैं इसको काट देता हूँ। इसको शॉर्ट करके मैं और आगे वहीं लगा देता हूँ। अब सुनिए, इसमें लाइट में अगली चीज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन को हिंदी में परावर्तन कहा जाता है।
तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताना चलूंगा, लेकिन ध्यान देना आप कुछ वर्ड आप इंग्लिश के भी सीखिए, क्योंकि अब पेपर में परावर्तन रिफ्लेक्शन ही हिंदी में लिख कर दे देता है, वो परावर्तन आपको कम देखने को मिलेगा। मान लीजिए एक मिरर है और मिरर का ये क्या है, नॉर्मल 90 डिग्री पे कोई लाइन बनती है, तो ये कौन सी बनती है, नॉर्मल। एक इंसिडेंट रे आई यहाँ से, और इंसिडेंट रे, ठीक है, आपतित किरण भी बोला जाता है, आपतित, इसको आपतित बोला जाता है, इसको परावर्तित बोला जाता है हिंदी में, परावर्तित, इसको आपतित। तो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट जो पहली बार पढ़ी वो इंसिडेंट बोलो। इंसिडेंट रे ने ये जो एंगल बनाया, ये एंगल आई बनाया। एंगल आई क्या है, नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में जो कोण बना उसको आपतित कोण कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इंसिडेंट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल, याद कर लीजिए इंग्लिश में ही इंसिडेंट एंगल। और ये टकराने के बाद, क्योंकि इसमें कवरिंग है रेड ऑक्साइड की, तो इससे पार तो जाएगी नहीं है, कवर होने के बाद, टकराने के बाद ही नॉर्मल से इसको बोला गया रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण, परावर्तित भी बोल सकते हो, आपका जो मन करे आप बोल सकते हो। इसको एंगल आई बोला है मैंने, और इसको परावर्तित कोण एंगल आर। रिफ्लेक्शन के केस में, किसके केस में, रिफ्लेक्शन के केस में एंगल आई बराबर होगा हमेशा एंगल आर के। तो रिफ्लेक्शन के केस में एंगल आई बराबर होता है, जितना ये कोण बनेगा नॉर्मल से उतना ये कोण बनेगा। तो ये रिफ्लेक्शन का केस है, आपने लाइट का रिफ्लेक्शन ज्यादातर देखा होगा। अगला जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आपको बनेंगे, तो वो ध्यान से देखिएगा। ये आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, तो इसके बारे में आप सुनिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो रिफ्लेक्शन था, ये रिफ्रैक्शन है बच्चों, अंतर है नाम में। इसको अपरिवर्तन बोला जाता है, प्रकाश का अपरिवर्तन, प्रकाश का आवर्तन, ये क्या होता है। देखो भाई, लाइट की एक प्रॉपर्टी है, लाइट देखो किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, एयर में भी, वाटर में भी, ठीक है, या स्टील में भी। लेकिन जब भी लाइट, अब एयर, देखो मैंने अभी जो स्पीड बताई थी 10 to 8 मीटर पर सेकंड, ये मैंने एयर में बताई, किसमें, एयर में। वाटर में स्पीड नहीं होगी, वाटर में कम हो जाएगी। तो लाइट की स्पीड मीडियम टू मीडियम बदलती रहती है। तो ट्रेवल करने पर से 1 मिनट एयर में, एयर से वाटर में गई तो स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज। वाटर से फिर से एयर में आई तो स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज। तो लाइट की स्पीड मीडियम टू मीडियम चेंज होती रहती है। ये चीज थी, ये आपको समझनी है। जब मीडियम स्पीड चेंज होगी तो उसका पाथ भी चेंज होगा। तो मैंने कहा लाइट की मीडियम टू मीडियम क्या, जैसे एक मीडियम से, एक मीडियम M1 है और एक मीडियम M2, एक एयर है, एक वाटर है। जैसे ही एयर से वाटर में गई तो क्या होगा, लाइट की स्पीड चेंज होगी। जैसे ही स्पीड चेंज होगी तो इसका रास्ता भी बदलता है बच्चों, क्या, पाथ भी बदलता है, पाथ भी चेंज होता है। इसको समझेंगे पहले हम। मान लीजिए ये लाइन है बच्चों, ये सब्सटेंस ये मान लीजिए, मैंने क्या मान लिया, एयर। एयर, वाटर, दूसरा क्या है, वाटर। वाटर की कंपेयर में एयर हल्का माध्यम है। एयर क्या है, हल्का, हल्का। जैसे मैं अगले पेज पर एक चीज समझाऊंगा आपको। देखो यहाँ पे मैंने एयर बोला है, रेयर माने होता है हल्का, एक सघन और एक हल्का होता है, ठीक है। वाटर डेंसर, भारी। जैसे ही कोई लाइट एयर से हल्के माध्यम से भारी, देखो वैसे इसको ऐसे जाना चाहिए था, टकराई, और ये सीधा जाना चाहिए था जो असली, लेकिन ये सीधी नहीं है, टकराने के बाद ये चेंज होगी। देखो कोई ऐसे है, कोई लाइन ऐसे जाना चाहिए था उसको, लेकिन वो ऐसे ना जाके नॉर्मल की तरफ, ये ऐसे आई और नॉर्मल की तरफ पाथ चेंज कर लेती है। तो ये यानी कि जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो इसकी स्पीड बदली, और स्पीड बदलने पे मैंने क्या बदला, रास्ता बदलती है। रास्ता तो सीधा जाना चाहिए तो सीधे ना जाके इसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, झुक जाती है। तो जब लाइट रेयर से हल्के माध्यम से डेंसर की तरफ जाएगी तो किसकी तरफ झुकेगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी।
और यदि डेंसर से एयर में जाएगी, जब वाटर से, वाटर डेंसर है, भारी है, इससे एयर से, यहाँ से इसमें आएगी, आने के बाद इसको ऐसे जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से क्या होगी दूर, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। यदि डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, क्या जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से अवे मतलब दूरी पर, दूर जाएगी। तो ये टॉपिक था, ठीक है। इसके कारण क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैंने बच्चों समझा दिया आपसे, ये एयर से, एयर क्या है, रेयर है, मीडियम, हल्का बात है। रेयर से जैसे सीधी जानी चाहिए, तेरी सीधी ना जाके क्या है, नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बेंड। तो एंगल आई ये बना, ये क्या बना, एंगल आई, ये क्या बना, एंगल आर। और रिफ्लेक्स किसके केस में, रिफ्रैक्शन के केस में, ये मैंने लिख लिया होगा बच्चों, रिफ्रैक्शन के केस में कभी भी एंगल आई बराबर नहीं होता एंगल आर के। ये स्नेल्स लॉ भी है, क्या लॉ है, स्नेल्स लॉ। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने लॉ दिया, रिफ्रैक्शन अपवर्तन के केस में एंगल आई आर के बराबर नहीं होता। लेकिन यदि इनका कांस्टेंट ले लो, जैसे एंगल आई, साइन आई कर दूंगा इसको, साइन एंगल आई, साइन अपॉन में एंगल आर, इनका बीच में इनका रेशियो क्या रहता है, अपने आप में कांस्टेंट, स्थिर रहता है। साइन एंगल आई और साइन एंगल आर का रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसी को ही क्या बोल देते हैं हम, स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आई आर बराबर नहीं होंगे, इनका रेशियो क्या रहेगा, लेकिन स्थिर रहेगा। पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे इनसे रिलेटेड, वो सुनिए भाई। ये समझ में आ गया भाई, वेट अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है, इसको मैं हल्का सा क्या कर रहा हूँ बच्चों, हटा रहा हूँ, और ये मैंने हटा के ध्यान देना भाई। अब मैं जो इम्पोर्टेंट है उसको देखो भाई, ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, ध्यान देना बच्चों कैसे आएंगे। देखो भाई, ये छोटा बच्चा है, आपको ये पानी है, तो आप एयर से, रेयर, एयर क्या है, हल्का मात्रा, डेंसर ये क्या है, वाटर। वाटर में देख रहे हो तो आपकी आंख ऐसे सीधी जा रही है, ऐसे जानी चाहिए थी, ये मछली है, ठीक है, तो ये सीधी ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन पानी के, मछली वास्तव में जो एक्चुअल लोकेशन है मछली की यहाँ पे है, एक्चुअल लोकेशन मछली की यहाँ है, लेकिन इमेज कहाँ बननी है उसकी, देखो ये एक्चुअल है, ये परसीव्ड है, जो आपकी इमेज। हमेशा जब आप देखोगे तो आपने देखा भी होगा, एक एग्जांपल सुनो इसको समझने से पहले, आपने कभी ऊपर से स्विमिंग पूल देखा हो, यहाँ से आप स्विमिंग पूल देख रहे हो, पानी भर रहा है यहाँ पे पूरे में, और यहाँ से आप इसके बैंक पर से झकने लगे, तो ये आपको ऐसा लगेगा जो सरफेस है ऊपर है, लेकिन ऊपर नहीं रहता, ये नीचे रहता है। लेकिन अपरेंट आपकी जो इमेज है वो क्या बनती है, इसकी ऊपर बनती है, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, क्योंकि आप एयर से किस में देख रहे हो, वाटर में, तो उसकी इमेज पहले ही बन जाती है, जो एक्चुअल इमेज से ऊपर ही बन जाती है पहले ही इमेज। तो हमेशा रिफ्रैक्शन के केस में इमेज डेप्थ से पहले ही बन जाती है। जैसे ही देख रहा है बच्चा, तो एक्चुअल मछली यहाँ पे है सीधी, इसकी रेंज ऐसी सीधी पड़ेगी यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल पोजीशन है कहाँ आपकी, मछली की यहाँ, लेकिन इसकी इमेज उसको यहाँ दिखाई ऊपर दे जाएगी। ऐसे ही कोई सिक्का पड़ा हो पानी में, पूछता है कोई सिक्का पड़ा है क्यों ऊपर दिखाई देता है, तो आपको क्या टिक करना है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रास्ता बदलती है लाइट, और क्योंकि उसकी स्पीड चेंज होती है, तो उसकी इमेज जो है एक्चुअल इमेज से, जो परसीव्ड इमेज है, जो आभासी प्रतिबिंब है, वो ऊपर ही बनता हुआ प्रतीत होता है। तो कोई सिक्का पड़ा हो, कॉइन पड़ा हो, कोई फिश हो, कोई परख नली हो, कोई नली हो, कोई पाइप हो, कोई फिश हो, कुछ भी हो, कोई पेंसिल हो, ये पेंसिल का भी एग्जांपल है, पेंसिल ऐसे एक्चुअली इमेज क्या है पेंसिल की यहाँ पे, लेकिन वो टेढ़ी होके बन कैसे रही है, देखो आप भी देख लीजिए अभी पिक्चर में, वो क्या बन रही है, टेढ़ी बन रही है। तो यानी कि ये सारे एग्जांपल इसके। एक और आता है अभी, तारों का टिमटिमाना। बच्चों में चलो मैं इसे साइड कर देता हूँ बच्चों, हटाता नहीं, और मैं इनको यहाँ साइड कर रहा हूँ।
थोड़ा सा छोटी इमेज में आपने देखा होगा तारे वास्तव में टिमटिमाते नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं एयर से, और ऊपर जाके एटमॉस्फेयर में, वातावरण में बहुत सारे क्या हो रहे हैं, चेंजेस। जब एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो रहे हैं और हम यहाँ से कहाँ से देख रहे हैं, एयर से, तो यहाँ तक जाते एटमॉस्फेयर तक बहुत बार जो हमारी लाइट है वो एंटर जो करती है कई और जैसे परत है बहुत सारी उनसे, जैसे वही पहली वो है स्ट्रेटोस्फेयर भी है, या उससे पहले क्षोभ मंडल भी है, ठीक है, सबसे पार होते हो तब जाती है, और जाती है तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि वो है बहुत सारे वातावरण को, बहुत सारे जो वातावरण में चेंजेस हो रहे हैं उनको देखते हुए जाती है। तो ये हमें इसलिए स्टार जो है ट्विंकलिंग करते हैं, वास्तव में वो ट्विंकलिंग नहीं करते, लेकिन हमें ट्विंकलिंग करते हुए नजर आते हैं, लगते हैं। तो तारों का टिमटिमाना भी किसका कारण है, रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन में एक वर्ड और जोड़ दो इसके लिए, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो तारों का टिमटिमाना किसका एग्जांपल है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का उदाहरण है। बच्चों आगे चलते हैं, इसी में ही ये हमने पढ़ लिया, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, क्या बोल दिया इसको, हिंदी में नाम दे दिया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका नाम है। बच्चों मैंने बताया अभी, जैसे पानी से ये गई, ठीक है, तो ये नॉर्मल है, ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये कैसी हो जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही, नॉर्मल से दूर जा रही है। थोड़ा सा मैंने इसको और इधर करा तो ये थोड़ा सा और दूर होगी, थोड़ा सा और दूर करा तो ये और दूर होगी। देखो बच्चों, कभी और दूर हो, कभी और, जैसे मैं एंगल बढ़ाता जा रहा हूँ ये और बेंड होती हुई चली जा रही है। जैसे ही मैंने एक और ज्यादा एंगल बढ़ा दिया इसका, तो ये इसी सरफेस में लौट के आगे, देखो भाई ये है, मैंने बताया था ये ऐसे जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, क्योंकि वाटर से जा रही है, ठीक है, एयर में। और ये थोड़ा सा और बढ़ाई मैं ना तो थोड़ी सी और होगी, थोड़ी सी और बढ़ाई तो थोड़ी सी ऐसे होगी, कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी तो उसी सरफेस पर लौट आती है। तो लाइट बाहर नहीं जाती है, उसके अंदर ही आपस में टकराती रहती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल पेपर में पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंट है, बहुत अनेकों बार पेपर में आया है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये एग्जाम्पल बच्चों, इसके 4-5 एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इमेज को और आप समझने का प्रयास करना बच्चों। बच्चों एक क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। मैंने इमेज के ऊपर इमेज, हीरे का चमकना, हीरे का जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है पूरी पृथ्वी पर, और सबसे ज्यादा टेम्परेचर को सहन कर लेता है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर को सहन कर लेता है, और सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है। और ये क्या है, कार्बन का रूप है, और ये क्या है, नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल। सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल, सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट कुछ है, कार्बन का रूप है, ठीक है, सबसे हार्डेस्ट है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर को सहन कर सकता है, और इसका जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे बन जाते हैं आपके इंपोर्टेंट। इससे डायमंड तो डायमंड में जो किरण है वो आपस में, देखो यहाँ टकरा, यहाँ निकल के यहाँ टकरा, यहाँ से, तो ये आपस में टकराती रहती है, तो उसके अंदर ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। तो हीरे का चमकना, हीरा इतना क्यों चमकता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आप पेपर में लगाइएगा। दूसरा है प्रकाशित तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये है भाई, ये देखो भी यहाँ से रेल गई, यहाँ टकराई, यहाँ टकराई, तो इसके अंदर ही टकराती रहती है। तो ऑप्टिकल फाइबर जितनी इंटेंसिटी से यहाँ लाइट दोगे आप, उतनी ही इंटेंसिटी से यहाँ प्राप्त होती है। इसका इस्तेमाल एंडोस्कोपी करने में, एंडोस्कोपी आपने देखी होगी, तो एंडोस्कोपी पाइप सा रहता है, उसको पेट के अंदर डालते हैं, तो अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स में कोई अल्सर, कोई छाले वगैरह नहीं है, तो उसकी इमेज ली जाती है वहां से। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एंडोस्कोपी में भी पूछे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अपूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको लगाना है,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हीरे का चमकना। एक होता है बच्चों मिरेज, इमेज को उल्टा दे, जब भ्रम पैदा हो जाए आपको, जैसे आप एक यहाँ खड़े थे और यहाँ खड़े होकर इस ट्री को देख रहे हैं, और ट्री पे जो रेत पे जो आपने यहाँ देखा, जो इसकी ट्री की वास्तव में इमेज यहाँ गई, लेकिन इसके टकराने के बाद इमेज आपको यहाँ पे उल्टी देखो ट्री पर बन जाती है। तो इसको रेगिस्तान वाले इलाके में ज्यादा होता है, तो रेत के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि पेड़ उल्टा है, जो वास्तव में नहीं होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यहाँ से आप देख रहे हो, तो यहाँ से रेत से टकराने के बाद इसकी इमेज इस पर नीचे बढ़ जाती है, यहाँ सन भी है, सन से क्या आ रही है, लाइट्स आ रही है। तो यानी कि मिरेज जो है वो इमेज का उल्टा होता है। अगला टॉपिक है बच्चों, इंपोर्टेंट है, ध्यान देना। इसको बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ये क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। हिंदी इंग्लिश में डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इंग्लिश में बड़ा अच्छा है पढ़ने में, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बच्चों आपने देखा भी होगा रेनी सीजन में रेनबो, तो रेनबो इसका एग्जांपल है डिस्पर्जन ऑफ लाइट का। मैं एक बार आपको बड़ा करके इसकी इमेज यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक व्हाइट लाइट को, किसको बच्चों, व्हाइट लाइट को, एक व्हाइट लाइट है और श्वेत किरण, इसको 7 रंगों में, जब एक प्रिज्म से पास की जाती है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहा जाता है। जब एक व्हाइट लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हो जाए तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, हिंदी में बोला जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, और अब हम अपनी भाषा में उसको क्या जानते हैं, रेनबो के नाम से जानते हैं। तो ये जो 7 कलर्स डिवाइड होते हैं, आधे भूल जाते हैं, गलत करते हैं, इसको गलत नहीं करना है, इसको विबग्योर के नाम से याद कर लो, VIBGYOR। लेकिन क्या करो, उल्टे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। नीचे से स्टार्ट, आधे क्या भाई गलत लगा दो, ऊपर से आधे चलो, ऊपर वायलेट, क्योंकि ये नाम से स्टार्टिंग से, लेकिन ये नाम जो है, ट्रिक जो है वो नीचे से है। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। क्लियर है? जो कलर ऊपर है, सुनना, इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। सबसे जो कलर है, सबसे कम जो स्कैटर होता है, एक होता है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का वर्ड का मतलब समझना बच्चों, पहला मैं इसको समझाता हूँ, स्कैटरिंग को आप समझना, 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ फिर मैं इससे, और बहुत बार पेपर में आए हुए हैं, तो ध्यान से आप सुनिएगा। ये आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो बच्चों लिख लेगा और नोट्स कर लेगा। एक होता है बच्चों तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को इंग्लिश में वेवलेंथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेवलेंथ। ओमेगा से डिनोट करते हैं हिंदी में तरंग दैर्घ्य। किसी को नहीं पता तरंग दैर्घ्य क्या होता है तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा क्या होता है फ्रीक्वेंसी, क्या होता है तरंग दैर्घ्य। तो अभी के लिए सुनिए, ये क्वेश्चन आता है कि रेड सिग्नल्स जो डेंजर सिग्नल है, डेंजर जितने भी सिग्नल्स हैं वो रेड लाइट के, रेड कलर के ही क्यों बनाए जाते हैं। तो इससे आंसर आपको जो टिक करके आना है, देखो रेड कलर की, देखो स्कैटरिंग पावर, जो फैलने की पावर है वो क्या है, कम, ज्यादा डार्क होता है। जैसे भी आप कोई बिल्कुल ही लाल कमीज पहन ले तो ऐसे लगे चुभ रही हो आंख में, वो कतई लाल हो रहा है, तो ऐसे बोलते हैं हम अपनी देसी भाषा में। तो ये समझना, तो रेड कलर की जो कम फैलता है तो ज्यादा चुभता है आंखों में, तो रेड कलर जो है उसकी स्कैटरिंग पावर, ये नोट्स बना लेना, स्कैटरिंग पावर, फैलने की क्षमता कम होती है। क्या होती है? कम। कम के लिए मैंने सिंबल आपने पूरी लिखना, स्कैटरिंग पावर, फैलने की क्षमता कम होती है। वेवलेंथ ज्यादा होती है। वेवलेंथ जो जितना कम फैलेगा उसकी वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य उतनी ज्यादा होती है। इसलिए रेड लाइट्स कम फैलने के कारण ज्यादा दिखती है, ज्यादा चमक दिखती है, तो इसलिए डेंजर सिग्नल्स किसके बनाए जाते हैं? रेड लाइट, रेड कलर के।
जैसे आसमान का कलर ब्लू क्यों होता है, पानी का कलर ब्लू क्यों होता है। तो इस पर आप क्वेश्चन जो आपके आंसर टिक करना है वो करना है। स्कैटरिंग पावर, फैलने की पावर सबसे ज्यादा किसकी हो, इनकी पावर, फैलने की क्षमता ज्यादा होती है। स्कैटरिंग पावर जो देखो ये तीनों ही ब्लू है, ये तीनों कलर वायलेट, इंडिगो और ब्लू, तीनों मिलाकर देखो हल्का ब्लू बनाते हैं मिल के, तो स्कैटरिंग पावर क्या है इनकी ज्यादा। वेवलेंथ और शॉर्ट करना, देखो शॉर्ट नोट्स ऐसे बनना है अपनी कॉपी में, शॉर्ट नोट्स से लॉन्ग नोट्स बनाओगे, करते हैं वो करते हो नहीं, ऐसे हैं। स्कैटरिंग पावर ज्यादा, वेवलेंथ कम, इसलिए ब्लू कलर के पानी वगैरह, पानी आसमान स्काई ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ। अगले में हम जानेंगे बच्चों लेंसेज के बारे में और मिरर के बारे में। तो अभी मिरर के बारे में जान लेते हैं।